कॉलेज में तुम कांटा मार सकते हो, यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है। We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Why did it take us so long? While I was dancing on my own. नमस्कार यार, तो कैसी है अपनी पब्लिक। तो आज की इस वीडियो में बात कर रहे होंगे वाईएमसी फरीदाबाद के बारे में। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया एक वाईएमसी फरीदाबाद पे एक वीडियो बना दो, तो आज की इस वीडियो में पूरी बात कर रहे होंगे वाईएमसी फरीदाबाद के बारे में। पर इससे पहले मैं बता दूं कि यार इस वीडियो से ज़्यादा आपको वाईएमसी फरीदाबाद के बारे में कोई भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि यार मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरे को 3 साल हो चुके हैं इस कॉलेज में मराते हुए, पढ़ते हुए। कुछ भी समझ सकते हो यार, तुम समझदार हो। तो मेरे को 3 साल हो चुके हैं इस कॉलेज में पढ़ते हुए, और मैं 3 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ इस वीडियो में कि क्या इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या एडमिशन लेने के फायदे, और एडमिशन लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो उनके क्या रीजन है। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो वाईएमसी से रिलेटेड या पूरे हरियाणा में किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और ये वीडियो सिर्फ बीटेक वाले बच्चों के लिए नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि ये सिर्फ बीटेक वाले बच्चों की बात करके निकल जाएगा, तो नहीं। इस वीडियो में सभी कोर्स के बारे में बात कर रहे होंगे, जिसमें बीटेक भी आएगा और जो बाकी कोर्सेज है उन बच्चों के बारे में बात कर रहे होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यार सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वाईएमसी फरीदाबाद नंबर 1 पे आता है हरियाणा के ऊपर। जैसे ही आप वाईएमसी फरीदाबाद का नाम लेते हो तो आपके सामने एक ऐसी इमेज बना रखी है पूरे हरियाणा में कि वाईएमसी फरीदाबाद सबसे अच्छा है। एनआईटी के साथ बाद सिर्फ वाईएमसी फरीदाबाद ही आता है हरियाणा में। पर क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है वो सिर्फ वहाँ के बच्चों को ही पता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कॉलेज बेकार है, पर जो चीज़ें हैं उन सभी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या वाईएमसी फरीदाबाद सच में नंबर 1 है या सिर्फ उसकी इमेज ऐसी बनी हुई है। और इस वीडियो के लिए यार मेरे को कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना मेरे को किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत पड़ी अपने पीडीएफ बनाने के लिए, क्योंकि सभी मेरे को पता था। तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा पीडीएफ का। तो जैसे तुम इस पीडीएफ को ओपन करते हो, तुम्हारे सामने एक पीडीएफ ओपन हो रही होगी, ऊपर लिख रखा हो जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसी फरीदाबाद। जो लोग इनको वाईएमसी फरीदाबाद के नाम से जानते हैं उनको बता दो कि इसका नाम जो असली नाम है वो जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसका नाम चेंज कर दिया गया था, पहले वाईएमसी फरीदाबाद था, पर अब जो करंट नाम है इसका ये है जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पीछे वाईएमसी फरीदाबाद, पर जो फेमस है वो वाईएमसी फरीदाबाद से ही है। उसके नीचे तुम्हें पिक देखने को मिल रही होगी यूनिवर्सिटी की, जो यूनिवर्सिटी की जो मेन बिल्डिंग है वो तुम्हें देखने को मिल रही होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की आगे बात करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कैसा है। उसके बाद तुम नीचे पीडीएफ में स्क्रॉल करते हो तो वहां पे तुम्हें गेट देखने को मिल रहा होगा। गेट देखने में यार काफी ठीक है, इतना बुरा भी नहीं कह सकते और इतना अच्छा भी नहीं कह सकते जैसे कि और यूनिवर्सिटी का है। उतना अच्छा भी गेट नहीं है, पर हाँ काम चलाओ गेट है, तुम्हें ठीक ठाक सा गेट देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं कॉलेज की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इस कॉलेज की क्या जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो जो स्टैब्लिश हुआ था ये कॉलेज 1969 में स्टैब्लिश हुआ था। और लोकेशन की बात कर ले तो लोकेशन में देखो बहुत ही सही जगह पे इसकी लोकेशन है। बिल्कुल एक तो हाईवे पे ये कॉलेज पड़ता है, ऊपर से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर तुम्हें बस से आना है तो तुम पास में तुम्हारा बीके चौक है वहाँ पे भी उतर सकते हो, वरना बल्लभगढ़ बस स्टेशन पड़ता है वहाँ पे भी उतर सकते हो। ट्रेन से आते हो तो तुम्हारा फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन और बल्लभगढ़ का रेलवे स्टेशन है, पर अगर तुम फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पर उतरते हो तो वहाँ से तुम्हें पास पड़ता है। और अगर तुम मेट्रो से आते हो, दिल्ली से आ रहे हो, गुड़गांव से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, मेट्रो से आते हो तो बिल्कुल यार यूनिवर्सिटी के बाहर ही तुम्हें मेट्रो स्टेशन देखने को मिलता है, एस्कॉर्ट मुजेसर मेट्रो स्टेशन। तो वहाँ से तुम आ सकते हो। वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 50 मीटर का डिस्टेंस है यूनिवर्सिटी का। मतलब ये लगा लो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर ही ये मेट्रो स्टेशन है। कैंपस एरिया की बात कर ले तो कैंपस एरिया की बात ही नहीं करते, गजब बेइज्जती है। क्योंकि यार बहुत छोटा कैंपस है। हम तब अपने एडमिशन टाइम पे गए थे तब हम पूरा यूनिवर्सिटी तो घूमे नहीं थे, हमने सिर्फ वो एक मेन रोड देखा था। तो हमें लगा था कि ये मेन रोड है, उसके बाद यूनिवर्सिटी आगे जाके ऐसे फैल जाएगी। पर तब हम एडमिशन हमारा हो चुका था, तब फर्स्ट डे हम कॉलेज में गए, तब हमने कॉलेज घूमा, तब पता चला यार ये यूनिवर्सिटी इतनी है। तो यूनिवर्सिटी यार सबसे छोटी यूनिवर्सिटी है पूरे हरियाणा में, सबसे छोटी यूनिवर्सिटी होती है वाईएमसी फरीदाबाद। 20 एकड़ का कोई कैंपस है, वो भी पूरा नहीं, 18-19 का कैंपस पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा छोटी यूनिवर्सिटी। अगर तुम सोचते हो कि यार हमें थापड़ जैसी या वीआईटी वैल्यूर या फिर तुम्हें आईआईटी जैसी कैंपस देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें। बहुत ही छोटा कैंपस है इस कॉलेज का।
NIR रैंकिंग की बात कर लेते हैं कि हरियाणा में जो और आपके इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे कि आपका डी क्रस्ट हो गया, जीजू हो गया, MD हो गया, उनसे काफ़ी सही रैंक मेंटेन करता है। 144 रैंक थी इसके NIR रैंकिंग। तो रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी सही रैंकिंग मेंटेन करके रख रखी है इसने अभी तक। उसके बाद तुम्हें यार वेबसाइट का लिंक देखने को मिल रहा होगा, तुम्हें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक देखने को मिल रहा होगा, जहाँ से तुम जाके डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि अपने कॉलेज की वेबसाइट है। रेटिंग की बात कर लेते हैं कि अगर तुम वेबसाइट पे चेक करते हो तो इस कॉलेज की क्या रेटिंग है, तो जो ओवरऑल रेटिंग दे रखी है वो 3.5 रेटिंग दे रखी है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये रेटिंग 4 के अक्रॉस हो सकती थी। प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, प्लेसमेंट ठीक ठाक है। देखो CSIT की प्लेसमेंट इसमें काफ़ी ठीक हो जाती है। इलेक्ट्रिकल जो इसकी ब्रांच है वो इतनी ब्रांच अच्छी नहीं है, उसका क्या रीज़न है उसके बारे में आगे बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑनलाइन इसको 3.4 रेटिंग दे रखी है। अब मेरे को यार ये नहीं समझ में आया कि इसकी 3.4 रेटिंग दे किसने दी। इंफ्रास्ट्रक्चर यार बहुत बेकार है। देखो मैं सीधा कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है इस कॉलेज का। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, तो लगभग बिल्डिंग खराब हो चुकी है। हॉस्टल जो है वो उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। इतने अच्छे हॉस्टल तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, पर इस यूनिवर्सिटी में यार काफ़ी नई चीज़ें बन चुकी है। 5-6 बिल्डिंग ऐसी है जो बिल्कुल अभी बनी है, जिनका भी इनॉग्रेशन हुआ है 15 अगस्त को ही। तो इस चीज़ में थोड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पर जो पुरानी बिल्डिंग है यार वो इतनी अच्छी हालात में नहीं है जो उनके 3.5 रेटिंग तुम दे सकते हो। फैकल्टी एंड कोर्स सर्कुलर में 3.7 रेटिंग दे रखी है। फैकल्टी की बात कर ले तो जो फर्स्ट ईयर में तुम्हें जो टीचर देखने को मिलेंगे वो ज़्यादातर PhD के स्टूडेंट होते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और जो तुम्हारे बाद में जो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट आ जाते हैं उसमें जो टीचर होते हैं वो भी सारे एक्सपीरियंस टीचर होते हैं। तो टीचर में तुम्हें ये देखने को मिल लगेगा कि अगर तुम पढ़ने भी चाहते हो तो तुम्हें एक तो यार क्या होता है ना कि कॉलेज में ना तुम्हें खुद ही पढ़ना पड़ता है। अगर तुम्हें कितने अच्छे टीचर दे दो पर फिर भी तुम्हें कॉलेज में खुद ही पढ़ना पड़ेगा, क्लास में इतना समझ में नहीं आता। तो टीचर्स पे जो स्कूल में हम जितना डिपेंड रहते थे उतना कॉलेज पे डिपेंड नहीं रह पाते। जितने बच्चे कॉलेज वाले होते हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे कि ज़्यादातर वो अपनी स्टडी यूट्यूब से करते हैं, लास्ट नाइट एग्जाम में फोड़ लेते हैं। तो टीचर्स की ये है कि कुछ अच्छे भी है कुछ बेकार है। पूरा बात तो मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता क्योंकि मैं भी इसी कॉलेज से पढ़ता हूँ, तो मेरे पे ऊपर भी बात आ जाएगी। और फिर भी तुम्हें पूछना है तो तुम इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो मेरे से। क्राउड की बात कर ले, क्राउड एंड कैंपस लाइफ में तो इसको 3.5 रेटिंग दे रखी थी। ऑनलाइन क्राउड में देखो यार मैं 4 रेटिंग देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि छोटा सा कैंपस है, उसमें यार इतने बच्चे हो जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा मेला सा लगता है। तो क्राउड तो यार देखो बहुत सही लगता है इस कॉलेज का, पर जो कैंपस लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो फेस्ट होता है वो साल में एक ही फेस्ट होता है। ऐसे कोई और इवेंट भी नहीं होते जैसे और DU के जो कॉलेज है उनमें, जैसे आपका दिवाली फेस्ट हो गया, होली फेस्ट हो गया, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हो गई, ये चीज़ें होती रहती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती इस कॉलेज में। हाँ, पर ऐसे टेक्निकल प्रोग्राम चलते रहते हैं, जैसे कोई वेबिनार हो गया, कभी कोई चीफ गेस्ट आ गया, ये चीज़ें चलती रहती है। पर वैसे जो आपके फेस्ट वगैरह होते हैं वो सिर्फ साल में एक ही बार होता है। एंड यार कैंपस लाइफ में ना एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा जो बहुत ही बेकार है यार, वो क्या है कि इसमें जैसे ना गार्ड्स बहुत परेशान करते हैं। जैसे आप कहीं पे बैठे हो तो गार्ड्स आ जाएंगे, आपको वहाँ से बिना बात में उठा देंगे। जैसे स्कूल में नहीं होते पीटी टीचर होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता कि बच्चे खड़े हो उनको परेशान करो, तो वही चीज़ यार यहाँ पे कर रखी है। अगर कहीं पे बच्चे बैठे हो तो उनको आगे वहाँ से उठा देंगे कि यहाँ पे तुम क्यों बैठे हो, ये वो, मतलब परेशान करके रखते हैं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। तो इस चीज़ में यार कैंपस लाइफ में तुम्हें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंड रूल्स हैं इस कॉलेज के। एक स्कूल जैसी फीलिंग आएगी तुम्हें थोड़ी थोड़ी कि यार ये क्या है कि कभी कोई आके उठा रहा है, कभी कोई आके टोक रहा है, हम कॉलेज में हैं, बच्चे थोड़ी नहीं है। तो ये चीज़ें तुम्हें देखने को मिल रही होगी इस कॉलेज में। उसके बाद बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की कि क्या तुम्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तुम DU जैसी पॉलिटिक्स देखना चाहते हो अपने कॉलेज में, अगर तुम इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और तुम सोचते हो कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और DU जैसे मेरे को पॉलिटिक्स देखने को तो मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फर्स्ट थिंग तो हरियाणा में इलेक्शन ही नहीं होते कॉलेज के, एंड सेकंड थिंग इस कॉलेज में पॉलिटिक्स नहीं है। जो होती है उन्हें भी दबा दिया जाता है, इतना ज़्यादा वो पॉलिटिक्स का प्रेशर नहीं है जो और कॉलेज में, जैसे कि आपका डी क्रस्ट हो गया, MDU में देख सकते हो आप कितनी अच्छी पॉलिटिक्स है। पर यहाँ पे उस लेवल की पॉलिटिक्स है ही नहीं, यहाँ की पॉलिटिक्स है ही नहीं। लेवल की तो बात अलग दूर है, पॉलिटिक्स है ही नहीं। अगर पॉलिटिक्स होती भी है तो उसको दबा दिया जाता है, इतना ऊपर नहीं होने दिया जाता। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में और तुम सोचते हो कि मैं को कॉलेज में जाके मेरा पॉलिटिक्स में फ्यूचर बनाना है तो इस कॉलेज में तुम कांटा मार सकते हो, यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो यहाँ तक हम अपने कॉलेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन जान चुके कि क्या इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद बात करते हैं कि यार कौन कौन से कोर्स ऑफर करे जाते हैं इस कॉलेज में। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में यार 3 कोर्स ऑफर करे जाते हैं। आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस एंड आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 3 कोर्स तो आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ऑफर करे जाते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर ले तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एक नई ब्रांच आई है यार इसी साल, वो है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये कोर्स आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद आता है बीटेक एनवायरमेंटल साइंस, ये ब्रांच भी इस साल नई आई है, एंड आपका सिविल इंजीनियरिंग। तो ये कोर्स ऑफर करे जाते हैं बीटेक वाले बच्चों के लिए। उसके बाद बात करते हैं कि आपका बीसी ऑफर करा जाता है, बीएससी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस। तो ये 4 कोर्स ऑफर करे जाते हैं बीएससी के लिए। उसके बाद मैनेजमेंट स्टडी में आपका बीबीए एंड आपका बीकॉम ऑनर्स। तो ये 2 कोर्स ऑफर करे जाते हैं आपके मैनेजमेंट स्टडी के लिए। उसका कम्युनिकेशन एंड मीडिया की बात कर ले तो बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड बीए ऑनर्स सोशल वर्क। तो ये 2 कोर्स करे जाते हैं आपके कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी के लिए। एंड आपका फिर आता है बीएससी एनिमेशन। तो यहाँ तक आपके जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो कोर्सेज थे उन सभी के बारे में बात कर सके। इनके अलावा एक बीवो कोर्स और है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक तुम्हारे अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्स सभी खत्म हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर कौन कौन से कोर्स तुम्हें ऑफर करे जाते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे सबसे पहले बात करते हैं एमटेक वाले बच्चों के लिए। तो एमटेक में यहाँ पे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन फाइनेंस मैनेजमेंट, ये आपका आता है एमबीए में। उसके बाद आपका एमबीए में आता है स्पेशलाइजेशन एंड रिटेल मैनेजमेंट, एंड उसके बाद आपका आता है एमबीए एग्जीक्यूटिव। तो ये 3 कोर्स आपके ऑफर करे जाते हैं एमबीए के लिए। उसके बाद आता है यार तुम्हारा एमसीए। उसके बाद बात करते हैं एमएससी वाले बच्चों के लिए। तो एमएससी में आपका आता है एमएससी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये इतने कोर्स आपके एमएससी वाले बच्चों के लिए ऑफर करे जाते हैं। कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में आपका एमएससी इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया एंड आपका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये सभी आपका एमए एंड एमएससी में आते हैं। लास्ट जो कोर्स आता है हमारे पास वो आता है एमए इंग्लिश, और उसके साथ साथ यार पीएचडी के कोर्स भी ऑफर करे जाते हैं इसमें। उसके बारे में आगे बात करेंगे पीएचडी कौन कौन से कोर्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि यार आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं इस कॉलेज में। तो बीटेक वाले बच्चों के लिए क्या करना पड़ता है कि बीटेक वाले बच्चों को फर्स्ट तो तुम्हें जेईई मेन देना पड़ता है। तुम्हारी एक रैंक आनी चाहिए, कितनी रैंक पे एडमिशन हो सकता है उसके लिए एक सॉल्यूशन है तुम्हारे पास कि या तो तुम एचएसटीएस की वेबसाइट पे जाके अपनी रैंक चेक कर सकते हो कि क्या इस कॉलेज की क्लोजिंग रैंक रही है, या फिर सेकंड जो ऑप्शन आता है तुम्हारे पास वो ये आता है कि मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, वहाँ पे तुम अपने नाम के साथ, अपनी कैटेगरी के साथ, अगर मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, और अगर होम स्टेट से तो होम स्टेट, और अपनी सीआरएल रैंक। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि अपनी कैटेगरी रैंक भेज देते हैं, पर नहीं, तुम्हें सीआरएल रैंक भेजनी है अपनी, उसके साथ डीएम कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें इस कॉलेज में कौन सा कोर्स मिल सकता है। तो ऐसे भी तुम अपने पता लगा सकते हो कि क्या तुम्हारा इस कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और तुम्हारा एडमिशन कैसे होगा बीटेक वाले बच्चों के लिए, तो उसके लिए तुम्हें एचएसटीएस काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, जो कि हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन की काउंसलिंग करवाता है। उसके लिए भी मैंने एक परफेक्ट वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन से लेके फिजिकल काउंसलिंग तक की वीडियो बना रखी है। तो उसका लिंक तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, तो वहाँ से तुम जाके वो वीडियो मेरी देख सकते हो। उसके बाद जो बीएससी वाले बच्चे हो गए, बीसी वाले बच्चे हो गए, बीबीए वाले बच्चे हो गए, बीकॉम, बीए, उनका यार जो एडमिशन होता है वो मेरिट बेस पे एडमिशन हो रहा होता है। तो यहाँ तक बात कर चुके हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल की। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की, यानी कि मास्टर वाले बच्चों के लिए कि उनके एडमिशन कैसे होते हैं। तो जो एमटेक के बच्चे हैं उनका एडमिशन गेट के थ्रू होता है। 45% आपके बैचलर डिग्री में होने चाहिए। और जो आपके एमबीए, एमसीए, एमएससी वाले जो बच्चे होते हैं उनका एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होता है। अब एंट्रेंस के थ्रू कोई और एग्जाम नहीं देना होता, ये यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है इन 3 कोर्सेज के लिए। तो तुम यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाओगे तो उसका लिंक भी तुम्हें इस वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ से जाके तुम अप्लाई कर सकते हो एंट्रेंस के लिए और अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यहाँ तक बात कर चुके बेसिक इन्फॉर्मेशन की एंड आपके कोर्स ऑफर की। अब बात करते हैं कि यार फीस कितनी लगेगी आपकी। अगर तुम 3 साल के 4 साल के कोई कोर्स कर रहे हो तो उसमें तुम्हारी कितनी फीस लगेगी। तो जैसे इस पीडीएफ में नीचे को स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पे तुम्हें एक बीटेक का चार्ट देखने को मिल रहा होगा कि तुम्हें अरे बीटेक वाले की फीस कितनी लगेगी। तो देखो, पहली बात तो इस कॉलेज की इतनी फीस नहीं है।
लेकिन जैसे अगर आप किसी और कॉलेज से कंपेयर करते हो, किसी और प्राइवेट कॉलेज से और गवर्नमेंट कॉलेज से, उनकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, 1 साल की 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख तक भी चली जाती है। इस कॉलेज की इतनी फीस नहीं है, पर अगर तुम इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी के अकॉर्डिंग देखते हो तो फीस थोड़ी ज़्यादा तुम्हें लगेगी, क्योंकि फैसिलिटी इतनी नहीं दे रखी कॉलेज में। तो बात करते हैं कि फीस तुम्हारी कितनी लगेगी, तो तुम्हारी जो फर्स्ट टाइम में जो फीस लग रही होगी वो 55,000 के अरोक्स लग रही होगी, फर्स्ट सेम की जो फीस लगेगी। और जो तुम्हारी सेकंड सेम की जो फीस लगेगी वो तुम्हारी 46,000 के अरोक्स लगेगी। तो तुम्हारा जो टोटल वो आएगा पूरे साल का, वो तुम्हारा 96,000 के अप्रोक्स तुम्हें कॉलेज को पे करना पड़ेगा। एंड उसके अलग से जो तुम्हारे हॉस्टल फीस और तुम्हारी मैस फीस होती है वो अलग होती है। वो कितनी होती है उसके बारे में आगे बात करेंगे कि तुम्हारी मैस फीस कितनी होगी, हॉस्टल फीस कितनी होगी। पर जो बीटेक वाले बच्चे होंगे उनको यार साल का करीब 96 से 1 लाख रुपए के करीब तुम्हें देना पड़ जाएगा। चार्ट तुम्हें पूरा दिख ही रहा होगा कि कौन कौन सी तुम्हारी फीस लगेगी, तो वहां से तुम ये फीस देख सकती हो। तो ये तो बात हो गई बीटेक वाले बच्चों के लिए। अब जो और जितने भी कोर्सेज रह गए उनकी कितनी फीस लगेगी, तो उनके लिए मैंने यार नीचे एक लिंक दे रखा है फीस कंप्लीट डिटेल का। तो जैसे तुम उस पर क्लिक करोगे तुम पहुंच जाओगे यूनिवर्सिटी वेबसाइट के फीस वाले पोर्टल पे। तो वहाँ पे तुम्हारे सामने एक पीडीएफ ओपन होएगी जिसमें मैंने सभी कोर्सेज की फीस लिख रखी है कि तुम्हारी एमबीए के लिए कितनी है, एमएससी के लिए कितनी है, बीएससी के लिए कितनी है, सभी कोर्सेज की फीस तुम्हें देखने को मिल जाएगी उस पीडीएफ में। तो जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तुम्हारे सामने वो पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो वहाँ से तुम अपनी फीस देख सकते हो कि तुम्हारे कोर्स की कितनी फीस तुम्हें पे करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ कि यार तुम्हारी जो हॉस्टल फैसिलिटी है उसको क्या सीन है, कि क्या तुम्हें हॉस्टल मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो किस हालात में मिलेंगे। तो हॉस्टल फैसिलिटी की बात कर ले तो पहले तो फीस की बात करते हैं कि तुम्हें फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। तो जो तुम्हें फीस पे करनी पड़ेगी वो हॉस्टल की जो फीस होगी वो 12,300 तुम्हें पे करना पड़ेगा पूरे साल के लिए। और उसके साथ तुम्हें मैस फीस भी देनी पड़ेगी, जो तुम्हारी मैस की पूरे साल की फीस होगी। जो बॉयज़ के लिए जो फीस होगी वो होगी 11,374, और जो गर्ल्स के लिए जो फीस होगी वो 10,370। अब तुम ये सोचोगे कि यार बॉयज़ एंड गर्ल्स की फीस कम कैसे है, तो ये कम इसलिए क्योंकि जो बॉयज़ हॉस्टल में जो खाना मिलता है उसमें कई चीज़ें ऐसी है जो गर्ल्स हॉस्टल में नहीं मिलती, जैसे कि आइसक्रीम हो गई, आपके एग हो गए, दूध हो गया, ये चीज़ें गर्ल्स हॉस्टल में रोज़ नहीं मिलती। तो इस वजह से ये फीस में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा होता है। जो तुम्हारा हॉस्टल का जो पूरा फीस तुम्हें देनी पड़ेगी वो तुम्हें 25 के अप्रोक्स पे करना पड़ेगा सिर्फ हॉस्टल के लिए। और अगर यार सच में जेन्युइनली बात करूँ तो इनके हॉस्टल 25,000 के बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है अब तुम्हें जाएंगे तब तो तुम्हें पता चल जाएगा, पर फिर भी बता देता हूँ कि हॉस्टल की जो हालात है यार वो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हालात है। एक तो बहुत पुराने हॉस्टल हो चुके हैं, बिल्डिंग की जो हालात है हॉस्टल की वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। जो जितने भी रूम वॉशरूम के साइड में उनमें सीलन आ चुकी है, उनकी दीवारों पे बहुत ज़्यादा सीलन होती है। अब जो भी बच्चे यार हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि एक तो जो तुम रूम लो वो कॉर्नर वाला रूम लेना, क्योंकि वहाँ से जो पेड़ की हवा आती रहती है वो काफ़ी सही आती है। और जो कॉर्नर के रूम है वो सबसे बड़े रूम होते हैं, जो मिडल के जो बीच के रूम होते हैं वो छोटे होते हैं, जो कॉर्नर के रूम है वो बड़े रूम है, सारे बड़े रूम है। और नेहरू हॉल में अगर कोशिश करना नेहरू हॉल में तुम्हें हॉस्टल मिल जाए, क्योंकि नेहरू हॉल सबसे सही हालात में है। जो और 2 हॉस्टल है उनके हालात इतने अच्छे नहीं है, पर नेहरू हॉल के हालात काफ़ी ठीक है। और बात कर ले कि तुम बिल्कुल भी जो तुम्हारा वॉशरूम है उसके साइड वाला रूम मत लेना, क्योंकि वहाँ पे सीलन आती है। तुम जब जाओगे तब ना तब तुम्हें रूम बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि एडमिशन से पहले उस पर पेंट कर दिया जाता है, मतलब सफाई कर दी जाती है और उस पर सफ़ेदी कर दी जाती है। तो तब तुम देखने जाओगे तो तुम्हें हॉस्टल का रूम अपना बहुत क्लीन दिखेगा कि हाँ रूम अच्छा है। पर तब तुम जैसे 1-2 महीने रहोगे तो तुम्हारे सामने रियलिटी आ जाएगी कि तुम्हारे दीवार से प्लास्टर गिर रहा है, और फिर उस टाइम पे तुम चेंज भी नहीं कर सकते। चेंज क्यों नहीं कर सकते? कि हॉस्टल पूरा भर चुका होता है और फिर तुम जाओगे तो कहाँ जाओगे, और कोई भी फिर रूम छोड़ के उस रूम में आना चाहेगा नहीं। तो उस टाइम पे ये चेक कर लेना, अपना चेंज वेंज करवा लेना अगर करवाने हो तो, बाद में नहीं होगा। पर वॉशरूम के साइड वाला रूम मत लेना, और कोशिश करना कि अगर तुम्हें कॉर्नर वाला रूम मिल जाता है लाइन में बिल्कुल एंड का तो वो रूम लेना। एंड उसके साथ साथ यार बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है हॉस्टल में कि तुम बर्थडे नहीं मना सकते हो। कोई सेंस है इस बात की? वैसे तो बच्चे बना ही लेते हैं, पर फिर भी यार ये रूल बना रखा है कि क्या अजीब रूल है कि तुम हॉस्टल में केक नहीं काट सकते, और तुम 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते बॉयज़ हॉस्टल में। गर्ल्स हॉस्टल का तो इतना ज़्यादा सीन है कि तुम 6 बजे के बाद हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है, उसके बाद तुम बाहर ही नहीं जा सकते। गर्ल्स तो उसके बाद बाहर ही नहीं जा सकते, बॉयज़ का 10 बजे तक है, उसके बाद तुम बाहर नहीं जा सकते। तो बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन देखने को मिलेगी तुम्हें हॉस्टल में। और बॉयज़ हॉस्टल का तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो तुम्हें हॉस्टल मिलता है वो सिर्फ 1 साल के लिए मिलता है, उसके बाद तुम्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो तुम्हें सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए हॉस्टल मिलेगा, उसके बाद तुम्हें या तो फ्लैट लेना पड़ेगा, पीजी लेना पड़ेगा। पीजी फ्लैट के लिए तुम्हें आसपास में काफ़ी सेक्टर है जहाँ पे तुम्हें
7,000 से लेके 15,000 से 20,000 तक के फ्लैट देखने को मिल जाएंगे। तो तुम अपने बजट के अकॉर्डिंग अपना पीजी या फ्लैट ले सकते हो। गर्ल्स को पूरे 4 साल हॉस्टल मिलता है पर बॉयज़ को हॉस्टल नहीं मिलता। पर गर्ल्स के रूल रेगुलेशन और भी ज़्यादा है कि वहाँ पे तुम 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। एंड सर्दियों में तो 6 बजे, और जो तुम्हारे गर्मियों का जो गेट होता है वो 7 बजे गेट बंद हो जाता है। उसके बाद तुम बाहर नहीं जा सकते बिल्कुल भी। मैस की बात कर ले कि मैस में तुम्हें खाना कैसा देखने को मिल रहा होगा, तो खाना तुम्हें तब नहीं जाओगे, तब 1-2 महीने खाना खाओगे तब तुम्हें अच्छा लगेगा। उसके बाद यार तुम्हें बहुत बेकार खाना देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में तुम्हें खाना अच्छा देते हैं, उसके बाद तुम्हें खाना इतना अच्छा नहीं लगता। अब ये नहीं पता कि वो खाना चेंज कर देते हैं या उसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस आ जाता है या तुम उससे उबक जाते हो। पर बाद में तुम्हारे ऐसे वो मन हो जाएगा कि यार मैस में ये बने, चलो खाने नहीं जा रहे, बाहर खा लेते हैं कुछ। तो ऐसा भी सीन हो जाता है कि यार मैस में खाने का मन ही नहीं करता, इतना अच्छा खाना नहीं है, जितनी फीस लेते हैं उतना अच्छा खाना बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी की। हॉस्टल में तुम्हें क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिलेगी। तो जो तुम्हारा रूम होगा उसमें सेपरेट तो तुम्हें बेड दिए जाएंगे, प्लस एक कुर्सी दी जाएगी। बॉयज़ हॉस्टल में तो टेबल भी नहीं दे रखी, साइड में ऐसे एक फ्लोर सा बना रखा है। गर्ल्स हॉस्टल में तुम्हें टेबल दे रखी है पर बॉयज़ हॉस्टल में टेबल भी नहीं दे रखी है। उसके साथ तुम्हें वॉशरूम में गीजर देखने को मिल जाएगा। एंड पानी का यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, काफ़ी बार पानी नहीं आता, पीने तक का भी पानी नहीं होता था हॉस्टल में। इस वजह से स्ट्राइक भी हुई थी। उस स्ट्राइक का भी एक क्लिप मैं यहाँ पे लगा दूंगा अगर मेरे को मिली तो। कुछ नहीं, सिर्फ पानी की प्रॉब्लम हुई थी। हम गए, हमने कहा 8 घंटे पानी नहीं आता। कल 2 बजे से पानी नहीं आ रहा था, हम गए उनके पास। हम परसों रात को 8:30 बजे किसके पास गए? केयर टेकर के पास गए। परसों रात को 8:30 बजे हम आए थे, 8:34 पर आए, 8:30 बजे गेट बंद कर दिया उन्होंने। सिर्फ 4 मिनट के गेट बंद करने पर उन्होंने 200 रुपये फाइन कर दिया। अभी हम थोड़ा मौज मस्ती कर रहे थे तो एक बच्चे पे 5,000 रुपये फाइन किया और 10 बच्चे पे 1,000 रुपये फाइन किया बिना वार्निंग के। ठीक है, उसके बाद हम गए, मतलब ये सब हुआ। उसके बाद 200 रुपये फाइन कर दिया। ये क्या मतलब है? उसके बाद चीफ वार्डन सर आए, चीफ वार्डन सर ने कॉलर पकड़ा, वीडियो है आपके पास, कॉलर पकड़ा, थप्पड़ मारा। सर यहाँ खून आया, मैंने साफ किया, देखो सर ये निशान भी है, मैं टी-शर्ट भी ये पहन के आया हूँ उस वीडियो में। बदतमीजी करी, ये बोला कि तुझे मैं बाहर निकाल दूंगा यूनिवर्सिटी से। और मैं सिर्फ क्या कर रहा था, सिर्फ वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाना मेरा राइट नहीं है क्या सर? बिल्कुल राइट। तो स्ट्राइक भी हुई थी यार पानी की वजह से ही। और उसके साथ साथ पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है हॉस्टल में। काफ़ी बार तो पानी भी नहीं आता, नहाने तक का भी पानी नहीं होता, पीने तक का भी पानी नहीं होता। कॉमन रूम मिलता है तुम्हें जहाँ पे तुम बैठ के स्टडी भी कर सकते हो। एक कॉमन रूम है जहाँ पे तुम बैठ के स्टडी कर सकते हो। एक कॉमन रूम है जहाँ पे तुम कुछ भी खेल सकते हो या फिर टीवी देख सकते हो या कुछ भी इंजॉय कर सकते हो अपना। एक और उसके साथ तुम्हें रूम में मैगजीन देखने को मिल रही होगी। स्वीपर आ रहा होगा तुम्हारे रूम में झाड़ू करने के लिए, जो कभी कभार रोज भी आता है, कभी 2-2 दिन में भी आ जाता है, पर काम चल जाता है। उसके साथ यार हॉस्टल की जो सबसे सही चीज़ लगती है वो यार नीचे एक अरीना टाइप में बना रखा है, वो काफ़ी सही चीज़ लगती है। उससे क्या होता है कि तुम वहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ बातें कर सकते हो। तो वो एक सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मेरे को हॉस्टल में कि इन्होंने एक अरीना बना रखा है, एक सीढ़िया टाइप है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे तुम बैठ के टाइम पास कर सकते हो बढ़िया। तो ये थी यार हॉस्टल की सारी डिटेल। अब बढ़ते आगे इस पीडीएफ में। तो आगे तो इस पीडीएफ में तुम बढ़ोगे तो तुम्हें वहाँ पे देखने को मिलेगा कैंपस फैसिलिटी। और कैंपस फैसिलिटी यार इतनी कुछ खास नहीं है, पर फिर भी जो ऑफर है जो तुम्हें देखने को मिलेगी वो क्या है कि तुम्हें एक स्पोर्ट्स हॉल देखने को मिलेगा। एक शकुंतलम नाम करके एक जगह, काफ़ी बड़ा हॉल सा बना रखा है। तो वहाँ पे तुम इंडोर गेम्स खेल सकते हो। एक स्मॉल साइज का एक ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, और एक ऐसे लंबा ग्राउंड है। पर वहाँ पे तुम दिन में कोई भी क्रिकेट या तुम दिन में क्रिकेट नहीं खेल सकते या कोई और स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर तुम क्रिकेट खेलते हो तो सामने ही क्लासेस लग रही होती है, वहाँ पे किसी बच्चे को लग सकती है। तो क्रिकेट बैन कर रखा है दिन में। शाम के टाइम तुम फिर भी खेल सकते हो, या फिर जिस दिन ऑफ होता है यानी कि सैटरडे संडे, उस दिन तुम क्रिकेट खेल सकते हो। उसके बाद तुम्हें लाइब्रेरी देखने को मिलेगी, मेडिकल रूम, ऑडिटोरियम, लैब, वर्कशॉप, तुम्हारा कंप्यूटर लैब एंड कैंटीन। कैंटीन का खाना यार इतना काफ़ी ठीक नहीं है। जो पहले कैफ़े था वो फिलहाल तोड़ दिया, अब ये नहीं पता कि वो दोबारा बनेगा या नहीं बनेगा। उसका फेयर भी थोड़ा ठीक था, पर जो कैंटीन है उसका खाना इतना अच्छा नहीं है, ना उसमें कुछ इतना अच्छा मिलता। पीछे तुम्हारा सेक्टर 10 पड़ता है, जहाँ की सेक्टर 10 की मार्केट है, जहाँ पे तुम जाके कुछ भी खा सकते हो। तुम्हें शॉपिंग करनी है, कोई और सामान लेना है, तो तुम पीछे सेक्टर 10 की मार्केट है, वहाँ पे भी जा सकते हो। कैंपस में एक स्टेशनरी शॉप भी है जो कि कभी ओपन नहीं होती। हमने वो आज तक बड़ी मुश्किल से 2 से 3 बार ओपन होती देखी, और तब भी वो ओपन होती है, उस पर कोई सामान लेने चले जाए तो वो सामान देता भी नहीं है या मिलता भी नहीं है। तो एक तरीके से वो बंद है, उसका कोई यूज़ ही नहीं है, वो बस जगह घेर रखा है। उसके बाद यार पीछे एक आपका डेयरी मिल्क नाम करके, डेयरी मिल्क नहीं मदर डेयरी, हाँ मदर डेयरी नाम करके, वहाँ पे तुम्हें आइसक्रीम, दूध वगैरह ये मिल जाएंगे। तो वो एक ठीक चीज़ है इस कॉलेज की। उसके साथ तुम्हें वाईफाई देखने को मिलता है, जिससे कि तुम 3 से 4 बार जाके रजिस्ट्रेशन करवाओगे कनेक्शन के लिए, फिर भी वो कनेक्ट नहीं होता, और बाई चांस कनेक्ट हो जाता है तो इतनी अच्छी स्पीड नहीं आती।
तो वाईफाई की भी इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, पर तुम लेकिन काफ़ी नई चीज़ें बनी है यार कॉलेज में, जिनके बारे में बात करेंगे कि एक हॉल बन रहा है, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। सुनने में आया था कि गर्ल्स हॉस्टल भी नया बन रहा है, वो तब जाएंगे तब पता चलेगा, काफ़ी महीने हो गए कॉलेज गए हुए भी। और एक साइंस लैब बनी है जो कि बहुत ही अच्छी बनी है, एक न्यू बिल्डिंग बनी है जो कि फैकल्टीज़ की है, एंड आपका रॉयल एनफील्ड का एक वर्कशॉप बनी है जिसमें मैकेनिकल वाले बच्चे अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी नई चीज़ें बन रही है कॉलेज में भी, काफ़ी प्लस पॉइंट जा रहा है कॉलेज की तरफ से। एंड एक नया कैंपस भी ओपन हो रहा है, पर उसमें अभी टाइम लगेगा, वो सिर्फ अभी वहाँ पे ज़मीन लिए बिल्कुल बनानी है, स्टार्ट भी नहीं हुआ है काम, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पर फिलहाल जो कैंपस है उसमें भी काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा, तब तुम आओगे। काफ़ी नई चीज़ें बनी हैं जो कि पुरानी थी, जिन्हें तोड़ के नया बनाया गया है। बढ़ते हैं इस पीडीएफ में आगे की तरफ, अपने एंड पॉइंट की तरफ कि क्या प्लेसमेंट इस कॉलेज की, कैसी प्लेसमेंट है, सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। एंड में आते हैं प्लेसमेंट के बारे में कि क्या इसकी प्लेसमेंट है। तो 2019 की बात कर ले तो वहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो 30 लाख पैकेज गया था। पैकेज काफ़ी ठीक ठाक चला जाता है इसका। 2020 में जो पैकेज गया था वो 28 लाख के अप्रोक्स गया था। उसके बाद तुम्हें पीडीएफ में यार पिछले 5 साल की प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखने को मिल रहा होगा, तो तुम इस एक लिंक को ओपन करना और ये चेक करना कि क्या इस कैंपस की जो प्लेसमेंट है वो बढ़ रही है या घट रही है। तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। मेरे को तो पता ही है कि कैंपस की प्लेसमेंट बढ़ रही है या घट रही है। तो कैंपस की जो प्लेसमेंट है वो हर साल बढ़ रही है, कंपनीज भी बढ़ रही है। इस साल का तुम्हें थोड़ा डाउन देखने को मिल सकता है कोरोना की वजह से, पर 2019 तक का देखना कि क्या कैंपस की प्लेसमेंट बढ़ी या घटी, और बढ़ी तो कितनी बढ़ी और कितना प्लस आया है आपके पैकेज में। 2020 का तुम थोड़ा इग्नोर कर सकते हो क्योंकि तुम सभी को ही पता है कि जो मार्केट की जो हालात थे वो कितने खराब थे कोरोना की वजह से, तो इतनी ज़्यादा प्लेसमेंट प्लस नहीं होगी। पर 2019 तक का देखना, 5 साल का मैंने लिंक लगा रखे, जैसे उन पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे तुम खुद चेक कर सकते हो, मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, तुम खुद जाके चेक कर सकते हो कि क्या प्लेसमेंट बढ़ी है या घटी है, और बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है। अब काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि भैया अगर हम मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में एडमिशन लेते हैं तो क्या हमें टेक कंपनीज में प्लेसमेंट ऑफर होगी, क्या हमें टेक कंपनीज के प्लेसमेंट के टाइम पे बैठने देंगे या नहीं देंगे। तो उस पर यार देखो 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट, जितनी बड़ी कंपनी होती है वो सबको अलाउ करती है। एडोब जो कंपनी होती है या आपके अमेजोन जो कंपनी आती है इस कैंपस में, वो सबको अलाउ करती है। अमेजोन सबको अलाउ करती है। एडोब जो होती है वो सिर्फ गर्ल्स को ऑफर करती है, बॉयज को ऑफर नहीं करती। अब ये नहीं पता क्या सीन है, पर एडोब सिर्फ गर्ल्स को ही पैकेज ऑफर करती है। उसके बाद सेकंड कंडीशन आती है कि यार ये चीज डिपेंड करती है कंपनी पे कि उस कंपनी को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल के बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर तुम उस लेवल का फोड़ सकते हो कि तुम्हारे में टैलेंट है CS IT के बच्चों से भी आगे जाने का, उस लेवल की तुम्हें कोडिंग आती है, तो तुम ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हो। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो जितनी भी बड़ी कंपनी आती है वो उनका यही क्राइटेरिया होता है कि कोई भी बच्चे आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें CS के ही बच्चे चाहिए, IT के ही बच्चे चाहिए। उन कंपनीज में कोई भी आकर अपने टैलेंट दिखा सकता है। उसके बाद यार तुम्हें नीचे देखने को मिल रहा होगा कैंपस रिक्रूटर। तो जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे तुम्हें वो सारी कंपनीज देखने को मिल रही होगी जो भी इस कैंपस में ऑन कैंपस पैकेज ऑफर करने आती है। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने एक PDF ओपन होगी जिसमें तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कौन कौन सी कंपनीज में आ सकती है। तो वहां से भी तुम जाके देख सकते हो। तो यहाँ तक हम इस कॉलेज की सभी डिटेल जान चुके हैं कि क्या इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है, क्या इतनी इसकी फीस लगी, कैसी इसकी कैंपस लाइफ है, हॉस्टल कैसे है, और रही तुम्हारी कट ऑफ की कि तुम्हारे कितने % पे एडमिशन हो सकता है। तो उसके लिए मैंने तुम्हें सॉल्यूशन बता ही दिया है कि तुम मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो अपनी रैंक, कट ऑफ, अपनी रैंक के साथ, अपनी कैटेगरी के साथ, होम स्टेट, मेल और फीमेल, इन डिटेल के साथ तुम मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरे इंस्टा हैंडल का लिंक भी देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तुम मेरे इंस्टा हैंडल पे पहुंच जाओगे, वहां पे तुम मेरे पे मैसेज कर सकते हो। ब्रांच का मैंने तुम्हें बता ही दिया कि CS IT की प्लेसमेंट काफ़ी ठीक हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन जो ब्रांच, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच चाहिए उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, पर उसका अभी तक एक बैच भी पास आउट नहीं हुआ है। तो उसकी भी जो प्लेसमेंट जाएगी वो काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट जाएगी। सिविल का भी अभी तक एक बैच भी पास आउट नहीं हुआ है, तो उसका भी कुछ कह नहीं सकते कि उसकी प्लेसमेंट कैसी जाएगी। एंड जो आपका इलेक्ट्रिकल है उसका मैंने बता ही दिया कि इलेक्ट्रिकल के जो टीचर्स है वो इतने अच्छे नहीं है, इतने अच्छे मार्क्स नहीं देते। एंड बहुत ज़्यादा री आती है इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों की, क्योंकि उनके जो टीचर्स वो ज़्यादा मार्क्स नहीं देते, नंबर काट लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल बदनाम है इस कॉलेज की। आप और किसी यूट्यूबर की वीडियो देखोगे तो उसमें भी तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। अजय राज ने जो पिछले साल वीडियो बनाई थी उसमें भी इसने ये चीज़ कहा था। मैंने भी पिछले साल एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वो भी तुम जाके देख सकते हो। उसमें मैंने ये चीज़ कही थी कि इलेक्ट्रिकल इतनी अच्छी नहीं है इस कॉलेज की।
और पूरी वीडियो हम बना चुके हैं। और मैंने यार अभी तक भी एक बार ये नहीं कहा है कि वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ऐसा मत करना कि बिना लाइक चैनल सब्सक्राइब करे चले जाओ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो। मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूँ।